Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is alpha blockers. Alpha blockers basically sympatholytic drugs होते हैं, यानी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे होते हैं। इनको हम एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट या फिर एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं। अब एड्रीनर्जिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि वो वाले न्यूरॉन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, उन न्यूरॉन को बोलते हैं हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, क्योंकि वो नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के ये होंगे कि हम अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स को क्लासीफाई करेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को देखेंगे और थेराप्यूटिक यूजेस की बात करेंगे। फिर हम इनके एडवर्स इफेक्ट्स को देखेंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि एपिनेफ्रिन रिवर्सल क्या चीज़ है, उसको समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो एड्रीनोसेप्टर एंटेगनिस्ट वो वाले एजेंट होते हैं जो कि एड्रीनोसेप्टर्स की एक्टिवेशन को इनहिबिट करते हैं। इनको हम एड्रीनोसेप्टर एंटेगनिस्ट भी कहते हैं। एंटेगनिस्ट हम बेसिकली कहते हैं कि ऐसे एजेंट्स जो कि किसी रिसेप्टर के लिए अफिनिटी तो रखते होंगे लेकिन कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं शो करेंगे। तो ये होती है डेफिनेशन एंटेगनिस्ट की। इसके अलावा हम एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट कहते हैं इनको, और एड्रीनोसेप्टर एंटेगनिस्ट कहते हैं। उसके अलावा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब हमने बात की थी कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये दो तरह के रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती है, अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर। तो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स भी दो तरह के होंगे, अल्फ़ा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, या फिर अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट और बीटा एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट। इस पार्ट की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। These agents reduce the effects produced by both sympathetic nerve stimulation and the exogenous administered adrenomimetics, यानी जो बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस हो रही होती है उनके भी इफ़ेक्ट्स को ये रिड्यूस करते हैं। और उसके अलावा जो कि हमने ड्रग्स पढ़े थे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, उनके इफ़ेक्ट को भी ये रिड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसको हम निमोनिक से भी समझेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आती है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या फिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन की बेस पे हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसमें आते हैं रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होंगे जो कि कंपेटिटिव ब्लॉकर्स होंगे और ये शॉर्ट एक्टिंग होंगे। इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव हो गए। कंपेटिटिव क्या मतलब कि अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन या फिर अदर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें तो हम इसके इफ़ेक्ट्स यानी ये जो ब्लॉकर्स हैं इनके इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जबकि नॉन कंपेटिटिव के केस में हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिवर्सिबल जो होंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और जो इरिवर्सिबल हैं वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं टेम्सिलोसिन, ट्रेजोसिन, ट्राइमेजोसिन, प्रेजोसिन, फेंटोलामाइन, डॉक्साजोसिन, यूरापिडिल एंड टोलाजोलिन। अब इनको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है। 10 tiny turtles playfully dive underwater together। 10 tiny turtle का क्या मतलब है? टेम्सिलोसिन, ट्रेजोसिन एंड ट्राइमेजोसिन। प्लेफुली स्टैंड फॉर प्रेजोसिन एंड फेंटोलामाइन। डाइव स्टैंड फॉर डॉक्साजोसिन। अंडर वाटर यूरापिडिल। टुगेदर मीन्स टोलाजोलिन। तो इस तरह से हम इस निमोनिक को अपने जहन में रख सकते हैं कि 10 टाइनी टर्टल प्लेफुली डाइव अंडर वाटर टुगेदर, ये टुगेदर आए हैं। 10 टाइनी टर्टल प्लेफुली डाइव अंडर वाटर टुगेदर। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर्स को। नेक्स्ट इरिवर्सिबल में हमारे पास आता है फिनोक्सीबेंजामीन जो कि नॉन कंपेटिटिव ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी की बेस पे क्लासिफिकेशन। इसमें सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स आते हैं। अब सिलेक्टिव अल्फ़ा हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स होते हैं। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स की बात करें तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है। Penguins dare to attack big ugly turtle underwater immediately। Penguins dare to attack big ugly turtle underwater immediately। पेंगुइन से हमारे पास हो गया प्रेजोसिन, डेयर से हमारे पास डॉक्साजोसिन, टू अटैक से अल्फाजोसिन, बिग अगली टर्टल से बनाजोसिन, टेम्सिलोसिन। उसके अलावा अंडर वाटर से यूरापिडिल एंड इमीडिएटली से एंडोरामीन। तो ये आ गए सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। पेंगुइन डेयर टू अटैक बिग अगली टर्टल अंडर वाटर इमीडिएटली। नेक्स्ट अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव आते हैं। इसको याद रखने के लिए निमोनिक है योगा टीचर्स। इसमें ये योगा कर रहे हैं यानी योगा सिखाने वाले हैं, यानी योगा टीचर्स हैं ये। योगा टीचर्स का क्या मतलब है? योहेम्बाइन एंड टोलाजोलिन। योहेम्बाइन एंड टोलाजोलिन अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव होते हैं।
नेक्स्ट रिसेप्टर सेलेक्टिविटी में आगे बढ़े तो नॉन सेलेक्टिव आते हैं, यानी अल्फ़ा 1 पे भी एक्टिविटी और अल्फ़ा 2 पे भी। इसमें मशहूर ज़माना फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन आती हैं, और डाई बेनामाइन भी इसके अंदर आता है, जबकि जो पहले दो हैं ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम डिटेल से भी अभी समझेंगे। फिर आते हैं मिक्स्ड अल्फ़ा एंड बीटा, यानी अल्फ़ा एक्टिविटी भी है और बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है। इसमें आता है लबिटोलोल एंड कार्बिडिलोल, लबिटोलोल एंड कार्बिडिलोल। फिर आते हैं ड्रग्स विद अल्फा ब्लॉकेज एज एडवर्स इफेक्ट के तौर पर। इसमें आते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल। फिर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ड्रेजोडोन। फिर आते हैं अर्गोटामाइन। फिर आते हैं डाईहाइड्रो अर्गोटामाइंस। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, एंटी डिप्रेसेंट, ट्रेजोडोन, अर्गोटामाइन एंड डाईहाइड्रो अर्गोटामाइन। फिर आते हैं जनरेशन की बेस के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन में नॉन सेलेक्टिव आते हैं। नॉन सेलेक्टिव कौन कौन से अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पर, ये ऊपर पढ़े हैं ना, फेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन। फर्स्ट जनरेशन में यही वाले आ जाएंगे। फिर सेकंड जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन में अल्फ़ा 1 ब्लॉकर वाले आ जाएंगे, यानी ट्रेजोसिन, डॉक्साइजोसिन एंड अल्फुजोसिन। थर्ड जनरेशन में भी कुछ जो हमने अल्फ़ा 1 ब्लॉकर वाले पढ़े हैं वही आ जाएंगे, टेम्सिलोसिन एंड सिलोडोसिन। तो फर्स्ट जनरेशन में नॉन सेलेक्टिव आ गए, सेकंड और थर्ड जनरेशन में हमारे पास अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव आ गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो अल्फ़ा एड्रीनो रिसेप्टर्स होती हैं ना, हम क्लासिफिकेशन तो पढ़ते हैं ना कि अल्फ़ा 1 होती हैं और अल्फ़ा 2 होती हैं। अब अल्फ़ा 1 की भी आगे सब टाइप्स होती हैं और अल्फ़ा 2 की भी आगे सब टाइप्स होती हैं। अब इस क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम बात करें ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ना प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1A टाइप। अल्फ़ा 1A टाइप के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ड्रग होती है टेम्सिलोसिन। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि सिलेक्टिविटी की वजह से हम जो टेम्सिलोसिन है ना वो BPH के केस के अंदर दे सकते हैं, यानी ये मोर स्पेसिफाई कर देती है। अल्फ़ा 1 टाइप हमें पता है कि IP3 और डैक को यूज़ कर रही होती है GQ प्रोटीन के थ्रू। अल्फ़ा 1A प्रेजेंट होता है आर्टीरियल स्मूथ मसल्स के अंदर, आर्टीरियल स्मूथ मसल, उसके अलावा यूरिथ्रल स्मूथ मसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, लिवर, लंग, सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्रोस्टेट एंड वास डेफरेंस के अंदर। अल्फ़ा 1B किडनी, स्प्लीन, एओर्टा, लंग्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड वीनस स्मूथ मसल। आर्टीरियल स्मूथ मसल्स के अंदर अल्फ़ा 1A और अल्फ़ा 1B है वीनस स्मूथ मसल्स के अंदर। 1D की बात करें तो ये एओर्टा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्रोस्टेट, हिपोकैम्पस, ब्लैडर, नेक, डॉट्रूजर स्मूथ मसल्स के अंदर होते हैं। टाइप 2 हमें पता है कि साइक्लिक AMP को यूज़ कर रहे होते हैं डिक्रीज़, क्योंकि ये इनहिबिटरी होते हैं। 2A की बात करें तो 2A जो होती है ना वो साइक्लिक AMP को डिक्रीज़ करवा रहे होते हैं, उसके अलावा कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसमें ये प्रेजेंट होती हैं प्लेटलेट्स के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, लोकस कोरोलियस के अंदर एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अल्फ़ा 2B लिवर और किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि 2C प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। अब आप कहेंगे ये तो काफ़ी मुश्किल हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने लगा, वो आपने ज़रूर याद रखनी। सबसे पहले तो ये जो प्रोस्टेट वाला है ना ये आपने ज़रूर याद रखना। प्रोस्टेट अल्फ़ा 1A टाइप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 1D भी होता है प्रोस्टेट के अंदर, 1A और 1D होता है प्रोस्टेट के अंदर, ये वाला ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा आर्टीरियल स्मूथ मसल के अंदर अल्फ़ा 1A से याद रखो ना कि आर्टीरियल, और अल्फ़ा 1B के ऊपर वीनस स्मूथ मसल्स, ये याद रख लो। उसके बाद यूरिथ्रल स्मूथ मसल्स वाला याद रख लो अल्फ़ा 1A, ये याद रख लो। उसके अलावा प्लेटलेट्स वाला याद कर लो 2A इसके अंदर प्रेजेंट है। और याद कर लो ये जो ब्लैडर की नेक है ना और ये जो डट्रूजर स्मूथ मसल्स है इसके अंदर 1D प्रेजेंट है, ये वाले याद कर लो। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके अंदर कंपेटिटिव ब्लॉकेज की जब हम बात करते हैं ना तो ये लेफ़्ट साइड पर कंपेटिटिव ब्लॉकेज की डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं ना तो हम काफ़ी हद तक अल्फ़ा ब्लॉकेज के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाइंडिंग है ना ये वीक बॉन्ड के थ्रू हो रही है। लेकिन जब हम नॉन कंपेटिटिव ब्लॉकेज की बात करते हैं ना तो कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई होती है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्लॉकेज होती है, या जिसको हम नॉन कंपेटिटिव बोलते हैं कि अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें ना फिर भी इसके इफेक्ट्स को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड इवन थ्रू रिवर्सिबल ब्लॉकेज और इरिवर्सिबल ब्लॉकेज। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ अपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन बाय प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल।
इसकी इनहिबिशन हो जाती है। उसके अलावा इसके कुछ और रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर के ऊपर और हिस्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर। अब हमने ये वाली बात पहले भी डिस्कस की थी कि जब हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें कुछ ऑर्गन्स की स्टिमुलेशन चाहिए होती है और कुछ ऑर्गन्स की हमें इनहिबिशन चाहिए होती है। अब आप खुद सोचें कि वो वाले ऑर्गन जिनकी हमें स्टिमुलेशन चाहिए होती है ना, उसके ऊपर टाइप 1 प्रेजेंट होती हैं रिसेप्टर, यानी अल्फ़ा 1 और बीटा 1 प्रेजेंट होंगे, और जिनकी हमें इनहिबिशन चाहिए होती है ना, उसके ऊपर टाइप 2 प्रेजेंट होंगे। और इसको स्पेसिफाई करें तो हार्ट के ऊपर हमेशा 1 वाले प्रेजेंट होंगे और लंग्स के ऊपर 2 वाले प्रेजेंट होंगे। और बात करें तो जो बीटा 1 होते हैं ना, वो हार्ट जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा जितनी भी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर हमें स्टिमुलेटरी रिस्पांस चाहिए होता है। स्टिमुलेटरी रिस्पांस बेसिकली है क्या, जैसे हम बात करते हैं ना कि वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही है ना, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ना, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए। स्टिमुलेट करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो अल्फ़ा 1 हमने पढ़ रहे हैं ना, तो अल्फ़ा 1 ही प्रेजेंट है वास्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर। तो ये मतलब होता है स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स का। तो तमाम लोकेशंस बीटा 1, जहाँ पे बीटा 1 प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे अल्फ़ा 1 प्रेजेंट होंगे। इसी तरह इनहिबिटरी रिस्पांस की बात करें कि अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को हम देख रहे हैं, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारे लंग्स को क्या चाहिए होती है, ब्रोंको डायलेशन ही चाहिए ना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो नहीं ना चाहिए होगी। तो ब्रोंको डायलेशन के लिए ब्रोंकियोल्स को हमने डायलेट करना है, तो डायलेशन के लिए हमें इनहिबिटरी रिस्पॉन्स चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसमें हमारे पास बीटा 2 प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि राइट साइड पर हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि कौन सी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं, जी इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं, जो कि साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। जबकि जब हम बीटा रिसेप्टर्स की बात करते हैं ना, वो जी स्टिमुलेटरी के साथ लिंक होते हैं, जो कि साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ा रिसेप्टर्स अल्फ़ा 1 होते हैं और अल्फ़ा 2 होते हैं। अल्फ़ा 1 हमने कहा कि जी क्यू के साथ लिंक होते हैं और ये स्टिमुलेटरी होते हैं, जबकि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी होते हैं। और लोकेशंस की बात करें तो वास्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर स्मूथ मसल की ये क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अभी हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं, अभी हम इसका उल्ट देखेंगे, क्योंकि हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं ना, अल्फ़ा की एक्टिविटी को हमने इनहिबिट करना है। अभी हम नॉर्मल जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको देख रहे हैं। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद प्यूपिल की ये डायलेटर प्यूपिली के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना, तो सिंपैथेटिक जैसे आपके पीछे कोई भी शेर पड़ा हुआ है तो आप भाग रहे होंगे। अब भागते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया डिस्कवर करना होता है आइज़ के थ्रू। अब काफ़ी सारे एरिया को देखने के लिए प्यूपिल को जाहिर सी बात है डायलेट पोजीशन के अंदर होना चाहिए, तो प्यूपिल इस कंडीशन के अंदर डायलेटेड होता है। नेक्स्ट पाइलोरिस की बात कर लेते हैं। पाइलोरिस इस कंडीशन में हम डाइजेशन को तो प्रिवेंट कर रहे होते हैं ना, तो पाइलोरिस की हम कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट यूरिनरी स्फिंक्टर की भी हम कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, और प्रोस्टेट की हम क्योंकि ये जो होता है ना इजैकुलेशन, ये सिंपैथेटिक फिनोमेना होता है। सिंपैथेटिक फिनोमेना है तो प्रोस्टेट की हमें कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ताकि हम सिक्रीशंस को रिलीज़ कर सकें, तो इसीलिए प्रेजेंट होती हैं अल्फ़ा 1 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। नेक्स्ट आते हैं अल्फ़ा 2 टाइप। अल्फ़ा 2 टाइप हमने कहा कि इनहिबिटरी होती हैं। अल्फ़ा 2 की हमें लोकेशंस का बताया है कि ये प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं। प्री साइनेप्टिकली जब ये एक्ट करते हैं तो ये फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को रोक रहे होते हैं, यानी फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन ना निकले उसको ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं उसके रिलीज़ को। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती हैं जो पेंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ ये क्या कर रहे होते हैं कि ये इंसुलिन के रिलीज़ को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमें ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है ताकि हम एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन करवा सकें। तो इस सिचुएशन में हमें इंसुलिन, चूँकि इंसुलिन तो ग्लूकोज का दुश्मन होता है ना, तो इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए हम जो बीटा सेल्स होते हैं ना उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो अल्फ़ा 1 उन तमाम लोकेशंस पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमें स्टिमुलेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, सिक्रीशन ज़्यादा चाहिए, ऐसी तमाम लोकेशंस पे ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इस डायग्राम में देख लेते हैं कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। अब कौन कौन से स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स हैं,
आई के स्मूथ मसल्स हैं, उसके अलावा ब्लैडर के स्मूथ मसल्स हैं, और प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स हैं, और यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं। उसके अलावा लिवर में बात करें तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहे होते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्यों करवाएंगे? क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ये होगा कि ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर रहे होती हैं, सिक्रीशंस को ये डिक्रीज़ कर रहे होती हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट है, जो कि नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम कर रहे होते हैं। पेंक्रियाज इंसुलिन के रिलीज़ को कम कर रहा होता है बीटा सेल्स के थ्रू। उसके अलावा प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कम हो रही होती है। उसके अलावा CNS पे जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है उसको भी ये कम कर रहे होते हैं। क्यों कम कर रहे होते हैं? नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम करते हुए। नेक्स्ट इस डायग्राम में देख लेते हैं कि अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स नंबर 1 पे देखो तो ये जो ब्लू कलर से है ना, ये नॉर्मल सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, यानी ये जो ब्लू कलर से है ना, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। और जो रेड कलर से सारा कुछ शो हुआ है ना, ये अल्फा ब्लॉकेज यानी एंटी एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं उनके एक्शन है। सबसे पहले अल्फा 1 हम बात करने लगे हैं। अब अल्फा 1 हमने पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है। नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए वेजोकंस्ट्रिक्शन चाहिए, तो नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, जिसकी वजह से जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम इस इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं यानी ख़त्म करना चाहते हैं तो हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स इससे ऑपोजिट रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, यानी वो वेजोडाइलेशन करवा देंगे, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरनल यूरिथ्रस स्फिंक्टर की, जिसकी वजह से डिक्रीज यूरिनेशन होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर। लेकिन जब हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं तो वो रिलैक्सेशन करवा देता है और यूरिनेशन को इंक्रीज़ करवा देता है। अब इसी से इसके यूजेस भी समझ लेते हैं कि अगर यूरिनेशन को ये इंक्रीज़ करवा रहा है तो हम इस अल्फ़ा ब्लॉकर्स को किस केस के अंदर यूज़ कर सकते हैं? इसको हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट, पिपिली डायलेशन करवा देते हैं। अल्फ़ा जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होती है जिसको हम मिड्रियासिस कहते हैं। लेकिन जब हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं ना, वो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, या जिसको हम मियोसिस बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली अल्फ़ा ब्लॉकर्स के एक्शन होते हैं, यानी उसके ऑपोजिट ही एक्शन आपने बताते जाना है। नेक्स्ट, अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। ये प्री साइनेप्टिकली एक्ट होकर नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर देंगे तो ये प्री साइनेप्टिकली एक्ट होकर नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली जो ऑटो इनहिबिशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ होती चली जाएगी। नेक्स्ट, बीटा सेल्स के ऊपर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हम बीटा ब्लॉकर देंगे अल्फ़ा 2 बीटा ब्लॉकर, तो वो क्या करेगा? इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज़ करवा देगा और जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा।